नमस्कार, चारुक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तस्य अशीतिः अध्याय में आगे बढ़ते हुए शरद ऋतुचर्या पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जब इसे पढ़ेंगे तो इसमें क्या बेसिक बात क्या है कि यहाँ पर जो शीत ऋतु जो वर्षा ऋतु थी उसमें थोड़ा सा शीतल होता है, लेकिन उसमें अचानक से जो है वो जो धूप है, जो सूर्य है, उसकी रोशनी जब पड़ती है तो उससे जो शरीर है उसके अंदर भी परिवर्तन आते हैं। क्योंकि हम चरक संहिता में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हमें मालूम है कि जो आयुर्वेद है वो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से मानता है कि जैसा भी संसार में जो लोक में होता है वही हमारे शरीर में होता है। तो जब लोक में ऋतु परिवर्तन होता है तो फिर शरीर के अंदर भी उसका प्रभाव आना निश्चित है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसैव अर्करश्मि भी तप्ता नाम आचितम पित्तम प्रायः सर्दी कुप्यति। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जिस समय में वर्षा के कारण जो अंग जो हैं वो शीतल हो गए थे, सहसैव अर्क रश्मि भी अचानक से जो अर्क यानी कि सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो उस पर पड़ती हैं, तो तप्ता नाम आचितम पित्तम, जो पित्त वर्षा ऋतु में संचित हो गया था वो पित्त अब क्या करता है, प्रायः सर्दी कुपयति, वो प्रायः जो है वो शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है। जो पित्त संचित हुआ है वो प्रायः शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ये पढ़ेंगे कोई ऋतुचर्या, तो आप उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे कि किस दोष का किस ऋतु में संचय होता है और फिर किस ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो इस विषय को आपको ध्यान में रखना है। फिर वो कहता है इसीलिए क्योंकि पित्त का प्रकोप होने की संभावना है, प्रकोपित होता है शरद ऋतु में, तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रया सुप्रकांक्षिते। इसका अर्थ ये हुआ कि तत्र अन्नपानम, क्योंकि पित्त का प्रकोप हो रहा है तो ऐसा अन्नपान होना चाहिए जो रस में मधुर हो, पचने में लघु हो, शीत हो और सतिक्तकम यानी कि तिक्त रस वाला हो। तो जिससे कि पित्त का शमन हो। इसमें क्या होता है कि पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रा सुप्रकांक्षिते। सुप्रकांक्षिते का अर्थ क्या है कि जब भूख लगी हो अच्छे से, जब आकांक्षा हो, अच्छे से भूख लगी हो, भली भांति भूख लगी हो, तब जो है वो सेव्यम मात्रया, अच्छी भूख लगी हो लेकिन उसका सेवन कैसे करना है, मात्रा पूर्वक। ये हमेशा ही चरक बार बार हमें बताते हैं कि कोई भी हम जो है आहार द्रव्य कभी भी हम जो है वो अधिक मात्रा में नहीं लेंगे, हमेशा मात्रा पूर्वक सेवन करेंगे। तो जब वर्षाकालिक जो घन है बादलों का विनाश हो जाए, पित्त प्रश्नम ये क्या होता है इसमें, लावान कपिंजलान एणानुरभ्र शर्भान शशान शालीन स यव गोधूमान सेव्यान आहुर घनाते। इसका अर्थ ये है कि जब वर्षाकालीन का विनाश हो जाए, घन का विनाश हो जाए, अर्थात शरद ऋतु के आने पर, वर्षा की समाप्ति पर किस किस का मांस है, लावा है, सफ़ेद गुरैया है, एण जाति का मृग होता है, और उरभ्र होता है एक भेड़ का नाम है, और शरभ होता है अष्टापद जो 8 पैर वाला मृग होता है, और खरगोश, इनके मांस। और लाइट फूड देखिए, शाली चावल हो जाते हैं, सयव गोधूमान जौ गेहूं का सेवन करना, ये सब जो है वो घनाते में, ये जो इस ऋतु में मेघों का अत्यय होने पर, अगर मान लीजिए इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि शालीन सयव गोधूमान सेव्यान आहुर घनाते, यानी इन सब का जो सेवन है इनको करना चाहिए। और ये कब करना चाहिए, जब वो मेघ जो हैं वो छंट चुके हों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि वर्षा ऋतु में जो मेघ आदि से ढकी हुई थी पृथ्वी और अंग भी शीतल हो चुके थे, इस समय में सूर्य प्रखर हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मेघ हट जाएंगे, आकाश साफ हो जाएगा, उस समय में इस प्रकार के आहारों को लेना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, तिक्तस्य सर्पिशापानम विरेको रक्तमोक्षणम,
तिक्तस्य सर्पिषा पानम, यानी तिक्त रस से सिद्ध जो है वो घृत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तिक्त रस कैसा होता है, वो पित्त का शमन करने वाला होता है, इसलिए तिक्त रस से सिद्ध घृत को लेना चाहिए। पानम, विरेको, विरेचन करना चाहिए। रक्त मोक्षण, तो यहाँ पर भी आपको हर एक ऋतु में जिस तरीके से कौन कौन से शोधन के उपाय जो है वो करने चाहिए, तो शरद ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, तिक्त सर्पी का पान करना चाहिए, विरेचन करवाना चाहिए और रक्त मोक्षण कराना चाहिए, क्योंकि पित्त क्या है, रक्त का में आश्रित होकर रहता है। तो जो आश्रय भाव होता है, तो अगर पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त का भी साथ साथ प्रकोप होगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए जो है, यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, विरेचन भी और रक्त मोक्षण भी करवाया जाना चाहिए। धारा धरात्यये कार्यम आतपस्य च वर्जनम, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि शरद ऋतु में जो है वो धूप का सेवन वर्जित है, अर्थात वो सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आतपस्य च वर्जनम, बहुत ज़्यादा जो धूप का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। वसाम तैलम अवश्यायम औदकानुम ओदक आनूप आमिषम क्षारम दधि दिवा स्वप्नम प्राग वातम च अत्र वर्जित। क्या क्या चीज़ें वर्जन करनी है, वसा, तेल, ओस, औदक और अनूप देश के पशु पक्षियों के मांस, क्षार, दधि सेवन और दिवा स्वप्नम, और सामने से आने वाली वायु जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो किस किस चीज़ का वर्जन करना चाहिए ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी जो यूजी के बच्चे हैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि विविध जो ऋतुएं हैं उनमें क्या क्या आहार और वर्जित हैं, क्या क्या विहार वर्जित हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आपको स्पेसिफिकली जब भी आप कोई ऋतु की चर्या पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो ऋतुचर्या में जो लक्षण हैं उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं वो उस समय में आपको पता होना चाहिए। कि जैसे वर्षा है तो उस समय बादल होंगे और पानी बरस रहा होगा, उतनी अच्छी धूप नहीं होगी और सारी चीज़ें गीली होंगी, है ना, घास गीली होगी, कोई भी वस्तु कुछ भी बाहर रह जाएगा तो वो जल्दी ही क्लेद को प्राप्त हो जाएगा, यानी जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल हैं पहले वो भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये कि लक्षणों से ऋतु का पता चल गया कि कैसी ऋतु चल रही है, उसके बाद कि अग्नि बल उस ऋतु में कैसा होता है, उसके अनुसार क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अनुसार क्या विहार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ में कौन से दोष का संचय हो रहा है, प्रकोप हो रहा है या प्रशम हो रहा है, उसी के हिसाब से जिसका प्रकोप हो रहा है उसी के हिसाब से जो बेस्ट शोधन है वो शोधन उस मंथ में उस ऋतु में कराना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि टॉक्सिन्स कभी भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे और वो समय समय पर शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो विवर्जित करनी है, क्षार, दही, दिवा, स्वप्न। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट, एक जो चीज़ का नाम लिया गया है वो है हंसोदक। हंसोदक क्या होता है, इसके ऊपर भी आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और हंसोदक में देखिए, दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम, ऐसा जल जो दिन में जो सूर्य है उसकी किरणों से तप्त होता है और रात्रि में जो चंद्रमा है उसकी किरणों से शीतल होता है। कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्त्येन अविशीकृतम, तो वो इस प्रकार से जो अपना एक काल पूर्वक लेके जो वो पाक को प्राप्त होता है, काल से पक्व होता है, ऐसा वो निर्दोष हुआ। कैसा होता है वो, कालेन पक्वम निर्दोषम, निर्दोष हो जाता है। कैसे, क्योंकि इस समय में अगस्त्य जो तारा है उसका उदय होता है और वो अविशीकरण करने वाला होता है। हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि, हंसोदक कहलाता है, इसको हंसोदक कहते हैं, जो कि शरद ऋतु में होता है और ये बहुत ही पवित्र होता है। ठीक है, स्नान पान अवगाहेशु हितम अम्बु यथामृतम, तो इसका मतलब क्या है, ये स्नान पान तथा अवगाहन में, स्नान करने के लिए, पीने के लिए और अवगाह करने के लिए यानी नहाने के लिए भी स्नान होता है पूरा संपूर्ण शरीर का, और अवगाहन होता है नाभि से नीचे का। इन सब के लिए जो है ये वाला अंशोदक जो है वो यूज़फुल होता है और फ़ायदेमंद होता है, अमृत के समान हितकर माना गया है।
शारदानी च माल्यानि वासांसि विमलानि च शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदुरश्मियः। शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूलों की मालाएं और निर्मल वस्त्रों का धारण करना और रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्रमा की किरणें, ये सब प्रशस्त माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो शरद ऋतु में ऐसा बोला गया है। यहाँ पर हमें ये हम बता रहे हैं कि इस ऋतु में भी जो अग्नि है वो बहुत अधिक जो है वो प्रबल नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी ये भोजन इत्यादि है ना, ये सारे कैसे भोजन बताए गए हैं, लघु भोजन के लिए बोला गया है ना। मधुरम लघु शीतम, लघु भोजन के लिए बोला गया है। अब इसमें कोई भी प्रश्न कर सकता है कि भाई जब इसमें पित्त की वृद्धि हो रही है, पित्त वृद्ध है, तो पित्त तो अग्नि का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस समय तो जो जाठराग्नि है उसको प्रदीप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो कफ जो ये है अग्नि है, उसके लिए क्या दिया गया है, क्योंकि इस ऋतु में जो पित्त है उसका द्रवांश से वृद्धि होती है। जैसे किसी भी दोष के गुण होते हैं, है ना, जो दोष के गुण होते हैं उतने अंशों में वो वृद्धि या क्षीण हो सकता है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पित्त जो है वो उसकी वृद्धि तो है इस ऋतु में, लेकिन पित्त जो है वो इस ऋतु में अपने द्रवांश से, यानी कि जो स्नेहम द्रवम कटु उष्णम, इस तरह के जो गुण हैं इसके, उसमें से एक गुण है इसका द्रवम, सस्नेहम उष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। तो द्रव जो गुण यहाँ पे है, तो उस द्रव गुण से ये जो है वो प्रकोपित होता है। तो उसमें जो उदाहरण दिया गया है वो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय जो 15 है, गृहिणी अध्याय, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि आप्लाव्यत्य अत्यनलम जलम तप्तम इवानलम, अर्थात वहाँ पर गृहिणी रोग की चिकित्सा में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए अग्नि जल रही है, कहीं पे आग लगी हुई है, तो अगर आप उसके ऊपर गर्म पानी डालोगे तो भी तो वो बुझेगी ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि गर्म पानी डालेंगे तो वो बुझेगी नहीं, क्योंकि जो जल है उसका सांसिधिक गुण है, ये स्वाभाविक गुण है जल का कि वो शीतल ही होता है, और चाहे वो गर्म भी हो, पर अगर अग्नि पे डाल दिया जाएगा तो अग्नि बुझ ही जाएगी। उसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर इस ऋतु में जो पित्त है वो द्रवांश से वृद्ध हुई है, इसलिए वो क्या करेगी, जैसे गर्म पानी भी अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार से ये जो पित्त है जो द्रवांश में उष्ण हुई है, तो इसका ये द्रवांश जो है उष्ण होने के कारण उष्ण है, लेकिन ये अग्नि को मंद कर देता है। इसीलिए इस शरद ऋतु में भी जो शारीरिक अग्नि है वो बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए उसमें मधुर और लघु आहार का सेवन करने के लिए कहा गया है। और इसके अंदर रक्त मोक्षण को भी, जैसे कि आपको बताया कि जो तिक्त जो है सर्पीपानम करना है। अब उसके बाद अगर वो पित्त उससे भी शांत ना हो, अगर ये सर्पी का पहले पान करा दिया, अगर उससे भी पित्त शांत ना हो, तब जो है वो अगर शोणित दुष्ट हो जाता है तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। ठीक है, रक्त इसमें यहाँ पर ये भी कहा है चक्रपाणि ने कि शरद काल स्वभावाच्च शोणितम संप्रदुष्यति। ठीक है, ये जो काल का प्रभाव होता है, जो सूत्र स्थान अध्याय 24 जो विधि शोणितीयम अध्याय बताया गया है चरक में ही, उसमें ये बताया गया है कि इस ऋतु में रक्त अपने स्वभाव के कारण ही जो है वो दूषित होता है, शोणित दूषित होता है, क्योंकि सूर्य का जो एक प्रकाश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तीखा है, इसलिए जो है वो ये इस समय में रक्त अपने स्वभाव से प्रदूषित होता है, इसीलिए इसको करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से जो इसको बताया गया है, तो इसमें ये भी कहना चाहिए कि ये अचानक से जो है प्रदोष से निशा में प्रवेश श्रेष्ठ चंद्र रश्मि का सेवन करना है। इसमें क्या कहा गया कि प्रदोष में चंद्र रश्मि का सेवन करना है, यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्र रश्मि का सेवन करना है।
शिशिर के भय से इसके बाद के समय में चंद्र रश्मि सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है, मतलब पहले प्रहर में ही चंद्र रश्मि का सेवन करना है, इसमें लिख दिया है प्रदोष करके। लेकिन यहाँ पूर्व के ऋतु सातवें का त्याग और आने वाली ऋतु सातवें के अभ्यास के ऋतु के अंतिम सप्ताह और आगामी ऋतु के आदि सप्ताह में करना चाहिए, जो वाग्भट में कहा गया है। यानी कि इसमें वो क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ चंद्र रश्मि का सेवन करना है। रात्रि में क्या है, शिशिर के भय से इसके बाद के समय में चंद्र रश्मि सेवन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्दी बढ़ जाती है शिशिर के भय से। यहाँ पे है सर्दी। शरद ऋतु में रात्रि जैसे आगे बढ़ेगी तो सर्दी बढ़ जाएगी। उस समय में अगर चंद्र रश्मि का सेवन करने जाएंगे तो सर्दी भी लग सकती है, क्योंकि वहाँ मौसम चेंज हो रहा है ना। तो पहले प्रहर में उतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो सर्दी बढ़ जाएगी। तो उस समय में अगर चंद्र रश्मि का सेवन किया जाएगा तो सर्दी लग भी सकती है, क्योंकि ये मौसम आ रहा है, चेंज होता है। जो ये सब उन ऋतुओं की बात हो रही है जिस समय ऋतुएं बिल्कुल सही चल रही हों, जिस समय ऋतुओं का हीन मिथ्या अति योग ना हो रहा हो। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि अभी जैसे जून चल रहा है, तो जून में ही जो भीषण गर्मी पड़नी चाहिए वैसी भीषण गर्मी ना पड़ के बीच में बारिश हो जाती है, और जो मौसम है वो पूरा वर्षा ऋतु की तरह हो जाता है कि भूवाष्प निकलने लगती है और सारे जो चीज़ें हैं वो अम्लता को शीघ्र से प्राप्त हो रही हैं, क्लेदन हो रहा है और बहुत अधिक स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है। तो ये जो मौसम है ये सही नहीं है, ये मिथ्या योग एक प्रकार से हो रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म होनी चाहिए थी, उसी के बीच में वर्षा हो रही है। तो ये वाली जो स्थिति है वो ये सब स्थितियाँ उसके लिए नहीं है। ये एक आदर्श साइकिल अगर जो चल रही होती है ना, एक आदर्श साइकिल जो पहले चला करती थी कि जिस समय जिस ऋतु को आना वही ऋतु उस समय आएगी, तो वो जब चल रही होती है ना, तब के लिए बात कर रहा है। तो तब के लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई, क्योंकि हमें अचानक से जो है वर्षा ऋतु वाला वो सब छोड़ना नहीं है। एक ऋतु का जब अंत हो रहा होता है, उसका अंतिम सप्ताह, और जो शुरू हो रही होती है उसका पहला सप्ताह, उसके अंदर हमको जो है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस तरीके से ढालना चाहिए, या अपने आहार विहार में उसके अनुरूप ही परिवर्तन करना चाहिए। उस पूर्व के ऋतु के सातवें का त्याग और अगले वाली ऋतु के सातवें का सेवन, इसमें जो है वो पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये हम आगे अभी 7वें अध्याय में पादांशिक त्याग में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चक्रपाणी वाग्भट का भी वर्णन कर रहे हैं, जिसको कि वाग्भट ने जो जाने वाली ऋतु है उसका अंतिम सप्ताह और जो आने वाली ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह, ऐसे करके 15 दिन का जो एक समय रखा है, वो उन्होंने क्या कहा है कि वो है ऋतु संधि। ठीक है, उसे ऋतु संधि का है और उसमें पूर्व की विधि का त्याग करना चाहिए। ये वाग्भट जो है सूत्र स्थान अध्याय 3/58 में ऐसा वर्णन आया है। अब इसके बाद में ये बता रहे हैं कि ओक सात्म्य किसको कहते हैं। इत्युक्तम ऋतु सात्म्यम यच्च चेष्टा आहार व्यपाश्रयम उपशेते यद औचित्याद ओकः सात्म्यम तरुच्यते। देखिए यहाँ पर कहा है कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार इत्युक्तम, इस तरह से ऋतु सात्म्य को कह दिया गया है चेष्टा और आहार पर आश्रित। पहले से ही कह दिया था कि चेष्टा और आहार है ना, इन दोनों को किस विशेष ऋतु में कैसा होना चाहिए उस विषय में हम यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर जब शरद ऋतु बता दी, सब ऋतुएं बता दी, तो उसके बाद से वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमने चेष्टा और आहार करके ये ऋतु सात्म्य को बता दिया है। सात्म्य आत्मना सह, मेरे साथ, यानी कि ऐसा भोजन, ऐसा चेष्टा, ऐसा आहार, ऐसा विहार जो कि मेरे शरीर के अनुकूल हो, जो कि मेरे शरीर को कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, वैसा। तो इसलिए उससे उसको सुख की प्राप्ति। उपशेते यद औचित्याद। अब क्या होता है, कभी कभी क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है, ओक जो अर्थ होता है ना, ओक का अर्थ होता है छोटा। तो यहाँ पर शरीर जो है वो एक छोटा हिस्सा है, एक छोटा पार्ट है। जैसे सभी शरीरों के मध्य में एक शरीर जो है, जो हम जैसे हम अपना शरीर कह रहे हैं, वो एक छोटा हिस्सा है। तो ओक साथ में, यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई गलत आदत, हैबिट्स, अभ्यास से जो है वो हमको हो जाती है, और वो कोई शरीर के ऊपर गलत प्रभाव भी नहीं डाल रही होती है। कम से कम तात्कालिक प्रभाव से तो कोई जो है वो उसका
अनुचित प्रभाव या गलत प्रभाव हमारे पे नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं, ये क्या है कि वो बॉडी ने, जिसे कहते हैं ना, हैबिचुअल हो गई बॉडी, उस चीज़ के हैबिचुअल हो गई। जैसे कई लोग तो गर्मियों में दही खाते हैं तो खाने के हैबिचुअल हो गए, कोई नुकसान नहीं हो रहा उनको उससे, है। तो ये हैबिचुअल जो हो जाना है, इसको कहते हैं ओक साथ में। इस शब्द का नाम होता है ओक साथ में, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को साथ में हुआ है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को साथ में हुआ है। तो इसमें यहाँ पर सात्म्य का वर्णन भी फिर कर दिया गया है कि कैसे सात्म्य होता है। देशा नाम आमेया नाम च विपरीत गुणम गुणई सात्म्यम इच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितम च आद्यमेव च। इसका अर्थ ये है कि देश और रोगों के गुणों से विपरीत गुण वाले चेष्टित यानी विहार और आद्य यानी कि आहार आदि के लिए सात्म्य की परिभाषा को समझने वाले विद्वान सात्म्य कहते हैं। यानी सात्म्य की परिभाषा समझने वाले विद्वान अर्थात उन्हें ये मालूम है कि जो देश चल रहा होगा, जो देश है यानी कि ये जो मनुष्य है, इसकी जो प्रकृति है, अगर वात प्रकृति का व्यक्ति है और वो वातवर्धक ही आहार खाता है तो नेचुरली उसको दोबारा और ज़्यादा रोग हो जाएंगे, है ना। तो रोग नहीं करने, है ना, तो रोग ना हो, सात्म्य हो, उसके लिए क्या है, देशा नाम आमया नाम। आमय होता है रोग, रोग के भी विपरीत और देश के भी विपरीत जो गुण होते हैं उनके सेवन करने से सात्म्य होते हैं, यानी कि वो शरीर के लिए अनुकूल होते हैं, देह के लिए अनुकूल होते हैं, मन के लिए भी अनुकूल होते हैं। जो विपरीत हों, देश के विपरीत यानी हमारी प्रकृति के विपरीत, और आमय यानी रोग के विपरीत, तो उसके विपरीत वो दोष होते हैं। तो इसलिए उनके उदाहरण में ये बताया गया है कि इसको सात्म्य कहते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर उपसंहार करते हुए, अध्याय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि ऋतौ नभि सेव्यम असेव्यम यच्च किंचन। ऋतु प्रत्येक ऋतु में जो आहार है, सेव्यम क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तस्य अशितीय निर्दिष्टम, और तस्य अशितीय में ये सब कह दिया गया है इस अध्याय में। हेतुमत सात्म्यमेव च, हेतु सहित सात्म्य का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से ये चरकप्रति संस्कृत छठा अध्याय आज समाप्त होता है, और अगली बार हम 7th चैप्टर से शुरू करेंगे। नवेगान धारणीय से हम इसका प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।